नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप लोगों को हम लोगों की जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर की 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका पार्ट 14 है। इसमें हमारे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न होंगे जो आगामी रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे अपने 60 से 70% क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो आप इन सब प्रश्नों की तैयारी करके अच्छे से रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? आप लोग को बताना है। देखिए, आप लोग प्रश्नों के क्रम पे मत जाइएगा। इसके पहले मैंने 13 पार्ट का मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो बताइए इसका जवाब। मैं आपको 2 से 3 सेकंड दूंगा, आप लोग बताइए दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व रखता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जो दिल्ली में स्थित जंतर मंतर है वो एक खगोलीय वेधशाला है, ठीक है, जिसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1699 के बीच में 1699 से 1743 ईस्वी के बीच में बनाया था। किसने बनवाया था? सवाई महाराज जयसिंह द्वितीय ने, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था। हवा महल राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, ठीक है, और इसका निर्माण महाराज सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में कराया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया गया था? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। होयसल साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण कराया गया था, ठीक है, और यह मंदिर कर्नाटक के बेल्लूर राज्य में स्थित है। किस नदी के किनारे? याक्षी नदी के किनारे। कौन सी? याग्नी नदी के किनारे बेंगलुरु के कर्नाटक के बेल्लूर में स्थित है, ठीक है, और इसका निर्माण होयसल राजवंश के संस्थापक होयसल राजवंश के विष्णुवर्धन ने कराया था। किसने कराया था? विष्णुवर्धन ने, ठीक है, विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? आपको बताना है कि चार मीनार का निर्माण, जो कि हैदराबाद में है चार मीनार, उसका निर्माण किस बीमारी के उन्मूलन की याद में कराया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चार मीनार का निर्माण प्लेग बीमारी के उन्मूलन के बाद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में प्लेग बीमारी के उन्मूलन के याद में कराया था, ठीक है, और यह चार मीनार ग्रेनाइट पत्थर का बना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्न में से कौन सा मीनार बनवाए थे? तो अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था कि चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने बनवाया था प्लेग बीमारी के उन्मूलन में। देख लीजिए, यहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा कि रेलवे क्या करता है, अपने क्वेश्चनों को बस घुमा घुमा के पूछता है ज़्यादातर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और पढ़िए, इसको बताइए कि द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है। तो चलिए इसका हम जवाब आपको बताते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब होता है विधायकों को 2 अलग विधानसभा में बांटा जाना, ठीक है। आर्टिकल 168 2 के तहत राज्यसभा में 2 परिषद होंगे। एक होगा विधान पालिका, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, और दूसरा होगा विधानसभा, जिसे निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहा जाता है, ठीक है, और जबकि भारतीय राज्य में जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसे राज्यपाल कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम क्या होता है? आप लोग बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देखिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी।
भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या है? आपको बताना है। अगर आपको किसी भी भारतीय राज्य का मुख्यमंत्री बनना है तो न्यूनतम आयु आपकी क्या होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कम से कम 25 वर्ष होनी ही चाहिए अगर आपको किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना है तो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? पवन कुमार जो चामलिंग हैं, ये सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने लगभग 1994 से 24 साल तक लगातार मुख्यमंत्री पद पे बने रहे हैं। ठीक है, और इसके पहले जो हमारे ज्योतिष बसु हैं, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने लगभग 23 साल तक मुख्यमंत्री पद पर बने थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरियर नदी एक नदी नहीं है। और इसमें कहा गया है एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है। ठीक है, और यह जो पेरियर है, पेरियर नदी नहीं है, ये हमारी लक्षद्वीप सागर में जाके गिरती है, जबकि रूपेन, बनास और सुश्री नदी ये सब किसी भी सागर में नहीं गिरती हैं। ठीक है, ये सब किसी भी सागर में नहीं गिरती हैं। ये वर्षा के समय इनमें पानी रहता है तथा गर्मियों के समय इनमें पानी सूखा रहता है। ठीक है, जबकि पेरियर नदी जो है ये पेरियर नदी नहीं है। ठीक है, और यह जाके लक्षद्वीप में गिरती है, लक्षद्वीप सागर में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? आपको बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वो नर्मदा नदी की उद्गम स्थान है और यह नदी लगभग 1312 किलोमीटर चलकर पश्चिम में जाकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यारलंग टैंगसो प्रचलित नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यारलंग टैंगसोगो प्रचलित नाम ब्रह्मपुत्र नदी का है। ठीक है, और यह नदी असम में और अरुणाचल प्रदेश से असम और अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? आपको बताना है कि सिंधु नदी किस देश में प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सिंधु नदी है वो अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है, जबकि यह चीन, भारत और पाकिस्तान तीनों देशों में प्रवाहित होती है। ठीक है, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है मानसरोवर झील है, जो कि तिब्बत चीन में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छा भी लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो चंबल नदी है ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, और जो कि व्यास, सतलज और रावी ये तीनों सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। चंबल नदी जो होती है ये हमारी मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। ठीक है, और जो सिंधु नदी है ये हमारे जम्मू कश्मीर से होकर जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 कुछ रूप से समान है और एक शब्द अलग है। कौन सा शब्द बाकियों से अलग है? आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मीनार जो है इन तीनों से अलग है, क्योंकि मीनार जो होती है ये मुगल कालीन स्थापत्य की कला है, जो मतलब मानव द्वारा बनाई गई है। ठीक है, जबकि सागर, पहाड़, घाटियाँ ये सब प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग नदी के समान है? आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग अमेजन नदी के ही समान लंबी है। ठीक है, और ये जो हमजा नदी है, ठीक है, और जो अमेजन नदी है, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो अमेजन नदी हमारी सतह पे बह रही है, इसके लगभग 700 किलोमीटर नीचे, पृथ्वी के 700 किलोमीटर नीचे हमजा नदी पाई गई है।
जो कि उसके नीचे बह भी रही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसका सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वायडक्ट किस नदी पर निर्मित है? आपको बताना है मिल्लाऊ वायडक्ट जो पुल है वो किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह फ्रांस में टार नदी पर स्थित है मिल्लाऊ वायडक्ट पुल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है विक्टोरिया झरना कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए कि विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्टोरिया झरना जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और विक्टोरिया झरना से ही हमारी विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है नील नदी निकलती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए कि भूकंप के कारण से कौन सी घटना बनती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्वालामुखी विस्फोट जो होती है उसके कारण ही भूकंप का कारण बनती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है आपको ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए और बताइए कि रिएक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है। तो चलिए इसको मैं बताना आपको स्टार्ट करता हूँ कि रिएक्टर पैमाने में क्या गलत है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है ये गलत हो रहा है। क्यों गलत होगा कि रिएक्टर पैमाने पर अगर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थात मतलब है ये बहुत भयंकर भूकंप होता है, हल्का भूकंप नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और जबकि ऑप्शन पहला है इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये हमारा सही है। और जो है यह एक लघुगणकीय पैमाना है, ये भी सही है। और तीसरा क्या है, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है। ठीक है, ये भी सही है और ऑप्शन डी हमारा इसका गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने नामक मानव रहित लक्ष्य भेदक विमान विकसित और डिजाइन किया है और उसके मानव रहित हवाई वाहन UAV की उड़ान का सफल परीक्षण भी कर लिया है। इनमें से उनका नाम क्या है? इसमें नाम दिए गए हैं, आपको ऑप्शन आगे दिया जाएगा, आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो आगे दिखाते हैं ऑप्शन आप लोग को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, केवल 1 और 2 ही सही है। पहले में कौन था, निशांत नाम था। ठीक है, निशांत नाम था और जो दूसरा है अपना वो लक्ष्य नाम है। ठीक है, यही दोनों हमारे मानव रहित लड़ाकू विमान है या। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है DRDO द्वारा रुस्तम 2 किस प्रयोजन के लिए विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान जो कि DRDO द्वारा विकसित रुस्तम 2 नाम का है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लंबी दूरी की मिसाइलों में से कौन से पहली बहुलक्ष्य मिसाइल है? आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आकाश मिसाइल जो होती है ये भारत की पहली बहुलक्ष्य मिसाइल है। इसे सतह से हवा में मार करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तेजस जो है इसमें एक भारत के द्वारा बनाया गया हल्का लड़ाकू विमान है। इसे भारतीय कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत सेना से कब सेवा मुक्त किया गया था? तो जो भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत है इसे 4 मार्च 1961 को कमीशन किया गया था, अर्थात सेवा में लिया गया था। ठीक है, इसे 31 जनवरी 1997 को सेवा मुक्त किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेकिंग सोडा क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए कि बेकिंग सोडा क्या होता है। तो जो खाने वाला सोडा होता है उसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। इसे ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है, अगर आपको पानी को शोधन करना है तो कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विपरीत परासरण जो होता है, इसे इंग्लिश में रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं, उस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। आप लोग घर में देखे होंगे जो RO होता है वो RO क्या होता है, रिवर्स ऑक्सीडाइज, उसे हम लोग विपरीत परासरण भी कहते हैं। ठीक है, वही प्रक्रिया का प्रयोग करके हम लोग जल का शोधन करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आज का अगला प्रश्न है, जल शोधन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोग बताइए कि जल शोधन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एलम। एलम को हम लोग फिटकरी भी कहते हैं, ठीक है। फिटकरी या एलम का प्रयोग हम लोग जल शोधन में करते हैं, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? आपको बताना है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब आप लोग जो कार, स्कूटर, बाइक आदि देखते होंगे, उसके जो साइलेंसर से बाहर जो धुआं निकलता है उसका महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो उसका जो महत्वपूर्ण तत्व होता है ऑप्शन डी, लेड उसका महत्वपूर्ण तत्व होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर का सबसे सर्वाधिक सक्रिय घटक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है CaOCl2 का होल ट्वाइस, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए कि खून का शुद्धिकरण कौन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दा जो है शरीर के अंदर खून की शुद्धिकरण का एक अंग है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जैसे फेफड़े से संबंधित है वैसे हृदय रक्त से संबंधित है। आपको बताना है जिस प्रकार हृदय जो है रक्त से संबंधित है उसी पर फेफड़ा किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा कि हृदय में हमारा रक्त फ्लो करता है, ठीक है। उसी प्रकार फेफड़े में हमारा ऑक्सीजन फ्लो करता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कोप की सहायता से किसकी जांच करने का एक उपकरण है? आपको बताना है कि जो राइनोस्कोप है किस अंग की जांच करने का एक उपकरण है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राइनोस्कोप से हम लोग नाक में संक्रमण, चोट आदि की जांच करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानवीय यकृत क्या है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मानवीय यकृत जो है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, ठीक है, और एक ग्रंथि भी है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? आपको बताना है कि यकृत के उपचार के संबंध में कौन सी शाखा संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेप्टोलॉजी जो है यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंटोनियो मेउशी किस आविष्कार से संबंधित है? आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटोनियो मेउशी जो है टेलीफोन के आविष्कार से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम यूएस में अपने आविष्कार का पेटेंट कराया था, लेकिन इनका पेटेंट नहीं हो सका, ठीक है। लेकिन बाद में 1876 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का पेटेंट इन्होंने करा लिया, इसलिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को हम लोग टेलीफोन के आविष्कारक के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलते आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा सन 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया गया था और इनके द्वारा पहला पेटेंट भी था इनका, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, ईमेल का गठन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रे टॉमिलिंसन। रे टॉमिलिंसन जो थे ईमेल का इन्होंने गठन किया था। इन्हें रे टॉमिलिंसन को अमेरिकी कंप्यूटर के पितामह भी कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की। ट्विटर किसने संस्थापित किया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए ट्विटर का संस्थापक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्विटर के संस्थापक इवान विलियम्स, जैक डोर्सी, नू ग्लास थे। 3 लोग थे, कौन कौन? जैक डोर्सी, नू ग्लास एवं इवान विलियम्स। इन्होंने 2006 में ट्विटर को बनाया था, ठीक है। कब बनाया था? 2006 में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैरी ब्रियली ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अकाल पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा के रूप में जानते हैं, के तहत कार्य दिवसों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी की गई है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 दिनों की वृद्धि की गई है, ठीक है। पहले यहाँ पर 100 दिनों का रोजगार मिलता था,
लेकिन अकाल पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा भी कहा जाता है, उसमें 50 दिन और ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो अब टोटल 150 दिन का काम मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। योजना का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक पहल है अमृत योजना, किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, PMFBY जो है राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है। ठीक है, और इसका शुभारंभ 1999 में किया गया था। कब किया गया था? 1999 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेश है। इसके अंतर्गत और इसकी शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को की गई थी। कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल के एक महानतम खिलाड़ी हैं, वो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? आपको बताना है। 4 देश के नाम दिए गए हैं, आप लोग बताइए इसमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना का जो राष्ट्रीय खेल है ये फुटबॉल नहीं है। वहाँ का राष्ट्रीय खेल जो है पासो है। क्या है? पासो है। ठीक है, और इसे 1953 में राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिला था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने सर्वाधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील ने अब तक लगभग 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीता है। इसमें से इसने 1958 में पहली बार जीता था। ठीक है, 58 में, फिर 62 में, उसके बाद 70 में, उसके बाद 94 में, फिर आखिरी बार 2002 में इन्होंने फुटबॉल का विश्व कप जीता था। ठीक है, और ब्राज़ील के एक महानतम खिलाड़ी थे पेले। ठीक है, इनके एक शासनकाल में 3 बार लगातार फुटबॉल कप जीता गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ब्राज़ील का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नेमार जो हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ब्राज़ील देश के हैं। ठीक है, कौन? नेमार। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।